हेलो गाइस। तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं जीमैट फाउंडेशन के एक और लेक्चर पे। ये लेक्चर मेरा फाउंडेशन सीरीज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद फाउंडेशंस हो जाएंगे खत्म। जो एक दो क्लासेस बचेंगे, एक दो टॉपिक्स बचेंगे, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, विनीत सर आएंगे और फिनिश करा देंगे। आई होप आपने ये सारे सीरीज ऑफ लेक्चर को एंजॉय किया हो और काफी कुछ सीखने को भी मिला हो। तो चलते हैं फिर। हम बात करेंगे आज सीरीज 2 लेक्चर नंबर 27 की। लास्ट टाइम हमने जब सीरीज 1 किया था, हमने एपी पढ़ा था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और मैंने कहा था कि अगली बार सीरीज 2 जब मैं लेके आऊंगा तो मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कवर करूंगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द क्लास। Right, so my name is Rahul Batla, your quant mentor here for CAT and GMAT on this, and of course GMAT quant 51 and CAT quant 99.82 percentile। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज सबसे पहले वही कितने टर्म्स होते हैं, कैसे हम कोई कॉमन टर्म निकालते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। इसमें हम दो तरीके के सीरीज देखेंगे, एक फाइनाइट सीरीज देखेंगे, एक इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे। तो देखेंगे कैसे सम निकालना है, और लास्ट में कुछ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कैसे वो ट्रैप्स बनाए जाते हैं। आपने देखा है कि मैं जितने भी सेशंस लेके आया हूं, सब में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे जीमैट में डेटा सफिशिएंसी ट्रैप स्पेसिफिकली बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कैसे निकाले, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, एक सीरीज जीपी बनती कब है, कौन सी सीरीज को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी बोला जाता है। तो गाइस ये नंबर दिख रहे हैं, क्या आपको इनमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो अगर मैं देखना शुरू करूं तो ये सारे नंबर्स डबल होते जा रहे हैं। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हुआ, 12 टू जा 24 एंड 24 टू जा 48। तो अगर आप देख रहे हो कि जब आप एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हो, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पीछे आपने देखा था कि हम एक कॉमन नंबर से ऐड कर रहे थे, तो हम बोलते थे उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस कांस्टेंट होता था उसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ऐसे इन दोनों नंबर्स के बीच का रेशियो सेम है, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। तो अगर हमको आर निकालना है तो कैसे निकलेगा, याद करो, कॉमन डिफरेंस में डी क्या होता था, ए टू माइनस ए वन। यहां पर क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो, तो ए टू अपॉन ए वन क्या हो जाएगा, ए टू अपॉन ए वन, जो कि कुछ नहीं 6/3 था, और इसको हम डिनोट करेंगे कॉमन रेशियो से। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि भाई रेशियो इन दोनों का सेम है तो इन दोनों का भी सेम है। अब कोई बच्चा आके बोले कि सर भाई मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ A3/A2 यानी कि 12/6, ये भी सही है, ये भी वापस 2 ही आया, राइट। यानी कॉमन रेशियो कैसे भी निकाल लो आप, राइट, वो आपका 2 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप A2/A1 करो, 12/6 करो, 24/12 या 48/24। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में आगे वाला अपॉन पीछे वाला करना है, दैट्स इट, रेशियो लेना है, दैट इज इट, सिंपल, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, लेट अस से इनको नाम देते हैं हम, ये हो गई A1, ये हो गई अपने पास A2, ये हो गई A3, ये हो गई अपने पास A4, और ये हो गई अपने पास A5। ठीक है, कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, A5 पे जाएंगे और एक काम करते हैं, A2 से जाते हैं। ठीक है, अब अगर A2 से A5 पे जाना है तो क्या होगा, आप कहोगे देखो सर A5 पे पहुंचना है, स्टार्ट कर रहे हैं A2 से, सही है। तो A2 में आपने एक बार R मल्टीप्लाई किया होगा, आप A3 पे पहुंच गए, फिर एक बार और R मल्टीप्लाई किया होगा, आप A4 पे पहुंच गए, एक बार और मल्टीप्लाई किया होगा, आप A5 पे पहुंच गए, और यही तो हमारी बात थी, यानी A5 आ गया। कैसे, A2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R, कहां पहुंच गए, A5 पे, सही बात है। ऐसे ही वहां पे होता था, कहां पे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस डी प्लस डी प्लस डी। कहीं ना कहीं यही बात नहीं हो रही कि यहां पर आप A5 पे जाना चाहते हो A2 से, तो 3 जंप लेनी पड़ रही है। इस बार जब मल्टीप्लाई किए, पहले एडिशन की थी, कितने जंप, 3 ही है, 5 - 2, तो क्या हो गया, R³। अब आपको मेरे ख्याल से पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मेरे को A7 पे जाना है, लेट अस से कभी A3 से जाना है, कितनी जंप लेने की, 7 - 3, 4 की जंप, यानी कि R⁴ यहाँ बस पावर पे चढ़ता है, क्लियर। यानी कि अगर आपको मान लेते हैं AM पे जाना है, कहां से जाना है, AN से जाना है, तो R⁴ कितनी जंप लगेगी, M - N, सिंपल। यहां से यहां जाना है 5 - 2, 3 जंप, यहां से यहां जाना है 7 - 3, 4 जंप, क्लियर, सिंपल, क्या ही दिक्कत है। इसी तरीके से अगर मान लेते हैं मैं AN का फॉर्मूला बनाना चाहूँ A1 से, तो फॉर्मूला भी आ जाएगा, R⁴ कितना आ जाएगा, N - 1 जंप लगेंगी सर। अब आपको किताबों में ये फॉर्मूला दिया होता है,
ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। पर अब हर बार ए वन दिया हो ये जरूरी तो है नहीं, तो मेरे को दूसरे तरीके भी आने चाहिए। यानी मैं किसी भी टर्म पे जा सकता हूँ, किसी भी टर्म से, आप बस मेरे को आर दे दो। आपने बोला सर ए एट पे जाना है, मैंने कहा दी कौन से टर्म रहे हो, आपने कहा सर ए थ्री दे रहे हैं, मैंने कहा ठीक है आर की पावर फाइव कर दो। सर फाइव कैसे, कुछ नहीं है, एट माइनस थ्री। समझ रहे हो? आपने कहा सर ए एन प्लस टू निकालना है, मैंने कहा दे कौन सी टर्म दे रखी है, आपने कहा सर ए टू दे रखी है, मैंने कहा ठीक है आर की पावर एन कर दो, आपने कहा एन कैसे, मैंने कहा दिस माइनस दिस, सफिक्स माइनस करो बस, वही तो है, एन माइनस वन ही तो हो रहा है, सिंपल। तो कोई भी एक टर्म दे दो, आर दे दो, मैं ले जाऊंगा जहां जाना चाहते हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी टर्म से किसी भी टर्म पे जाया जा सकता है, बस आप मेरे को एक टर्म और कॉमन रेशियो दे दो, जीपी निकाल लेंगे। चलिए फिर, अगर ये बेसिक क्लियर हो ही गया है तो इन फॉर्मूलेस को, फॉर्मूले तो क्या ही है, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अप्लाई करके देखते हैं अपन, ठीक है? क्वेश्चंस में आ जाओ। पहला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, मैं हट जाता हूं, आप एक बार इसको तसल्ली से ट्राई करो। ऑल राइट, मैं मान के चल रहा हूं आपने पॉज करके ट्राई किया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि गाइस ये सारी वीडियोस को आपको पॉज करना है, ट्राई करना है, तभी आपको मजा आएगा, है ना, फील आएगी कि आपसे बन रहा है कि नहीं। क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। आपको बताया गया ए फोर इक्वल टू 54, ठीक है? अब दो तरीके हैं, मैं देखो दो तरीकों से करता हूँ। ए फोर इक्वल टू कितना बताया गया, 54 बताया गया। ए फोर कितना होता है, ए वन से पकड़ते हैं, ए वन आर की पावर थ्री हो गया ये, ए फोर यानी कि वन, फोर माइनस वन थ्री, कितना है ये 54। बहुत बढ़िया सर, एक इक्वेशन बन गई। ए टू पे चलते हैं, ए टू को ए वन से पकड़ते हैं, कितना हो गया, ए वन आर की पावर वन ही हो गया, टू माइनस वन, कितना हो गया भाई, ये हो गया 6। ये दो इक्वेशन बन गई, आप ए वन और आर निकाल लो, और फिर जो निकालना है निकाल लो। निकालना क्या है सर, सर ए सिक्स तो निकालना है, दो इक्वेशन है, ए और आर तो तुम निकाल ही लोगे, पहुंचना कहाँ है, ए सिक्स पे पहुंचना है, ये कितना होगा, ए वन आर की पावर फाइव, सिक्स माइनस वन। तो एक तरीका होता है क्वेश्चंस करने का, ये देखो आप, मैंने सारी टर्म्स को ए वन और आर की टर्म में लिख दिया। मतलब ये कौन सा तरीका है, जहां पे आप ए वन और आर को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, ठीक है, और मैं फिर करूंगा भी शॉर्टकट से। बट एक स्टैंडर्ड तरीका, जहां पे आप जब इधर उधर बुक्स में से पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, तो इस तरीके से दे रखा होता है। तो अब ठीक है सर, ये है, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, दिस अपॉन दिस अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए वन आर की पावर थ्री अपॉन ए वन आर इज इक्वल टू 54 अपॉन सिक्स। यहाँ से आपके पास दोनों चीजें आ जाएंगी, ये कितना आ गई 6, ये 9 जाओगे, ए वन से ए वन कटा, आपके पास आर से आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। क्या आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू 9, यहाँ पे लिख देते हैं, आर स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। निकालना होगा आर तो निकाल लेंगे, पर जरूरत ही नहीं है, देखते हैं कैसे। ए सिक्स है, ठीक है, अब ए सिक्स हो गया ए वन आर की पावर 5। अब देखो टेंशन है, टेंशन क्या है, अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास दो वैल्यू आ रही है, या तो आर होगा 3 या आर होगा -3, क्योंकि आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, आर की वैल्यू -3, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, बिल्कुल सही बात है सर। अब टेंशन, 3 माने की -3, तो दो केस बन जाएंगे। अब अगर आपने आर 3 माना तो यहाँ पे 3 डालो इस वाले में, तो ए वन कितना आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, ए वन इंटू थ्री इक्वल टू 6, यहाँ से ए वन 2 आएगा। और अगर आपने आर को -3 डाला तो यहाँ -3 हो गया, तो -3 से जाके इधर डिवाइड होगा, तो ए वन की वैल्यू -2 आएगी। ये बात हो गई फिर, यानी कि ए वन 2 होगा अगर आर 3 होगा, तभी तो 2 3 जा 6 बनेगा, और अगर आर -3 हो गया तो ए वन को -2 होना पड़ेगा, क्योंकि -2 इंटू -3 6 बनेगा फिर, यानी दो केस बन गए। अब आप दोनों केस से ए सिक्स की वैल्यू निकाल के देखो, सेम ही आएगी, तभी ऑप्शन ऐसे हैं, नहीं तो एक कैन नॉट डिटरमाइन पक्का होता। अब अगर ए सिक्स में इस तरीके से निकालूं, कौन से तरीके से निकालूं, ये वाला, ए वन 3, ए वन 2 सॉरी, और आर 3, तो कितना आ रहा है बेटा, ए सिक्स की वैल्यू है ए वन आर की पावर कितना 5, कितना हो गया ये 3 की पावर 5, 243, 243 यानी कि 486 हो गया। अपना आराम से करना आप, ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। और अगर मान लेते हैं ऐसा होता कि ए वन -2 होता और आर -3 होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों कोई दिक्कत नहीं होती सर, आंसर तो लगा था, नहीं आता बेटा, चेक कर। ए सिक्स इक्वल टू ए वन कितना हो गया -2, आर कितना हो गया -3 की पावर 5, ये कितना हो गया -2, ये कितना आ गया माइनस का 243, वापस से वही आया देखो 486, यानी ए सिक्स की वैल्यू कुछ भी कर लो, दोनों केस में क्या आ रही है 486।
सर ये तो बड़ी मेहनत हो गई यार, एरिथमेटिक सीरीज में तो बड़ी जल्दी हो जाता था। वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अब देखो हमारा शॉर्टकट में इतना करना ही नहीं पड़ेगा। पर इस मेथड को देख लो, ये आपका एक्चुअल कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड भी आने बहुत जरूरी है, राइट। तो हमने क्या किया, हमने A1 और R से पकड़ा। एक आपने मुझे A4 इक्वल टू 54 दिया, तो मैंने A4 को A1 और R की टर्म में लिख लिया, A1 R की पावर 3। आपने A2 6 दिया, तो मैंने A2 को भी A1 और R की टर्म में लिख दिया, A1 इंटू R। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, A1 से A1 कटा, क्यूब से एक R कट के स्क्वायर बच गया, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। R स्क्वायर 9 से मेरे पास 2 R आए, 3 का भी स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9। 3 डाला मैंने यहाँ पर, A1 निकाला 2, माइनस 3 डाला मैंने यहाँ पे और A1 निकाला -2। या तो ये पॉसिबिलिटी या तो ये पॉसिबिलिटी। इस पॉसिबिलिटी से मैंने A5 निकाल लिया, A6 निकाल लिया, और फिर इस पॉसिबिलिटी से मैंने A6 निकाल लिया। दोनों में सेम आया तो मैंने कहा 486। अलग अलग आता तो मैं कहता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, अब चलते हैं बेटर तरीके पे जिस पे सब नाटक करना ही नहीं पड़ेगा। याद करो, मैंने आपको एपी में भी एक मेथड सिखाया था। ये देखो, A2 कितना है 6, A4 कितना है 54। यहां से यहां जाने में कितने की जंप लगेगी बेटा? सर 2 जंप लगेगी, 4 और 2। और यहाँ पे जंप आपको पता है मल्टीप्लाई में होती है, 2 जंप मतलब R इंटू आर, यानी कि सर R स्क्वायर की जंप है। और यहाँ से यहाँ जाने में कितने की जंप लगी? अब डिवाइड करो, अब प्लस नहीं हो रहा, यहाँ सब खेल मल्टीप्लाई डिवाइड का चल रहा है, जैसे अरिथमेटिक प्लस माइनस का चलता था। तो यहाँ पे 2 मतलब R स्क्वायर हुआ, 2D नहीं किया हमने। और यहाँ पर 44 माइनस 6 नहीं करूंगा, ये तो 54 डिवाइड बाई 6, ये तो रेशियो की बात है। कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? कॉमन रेशियो। तो 54 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया? 9। देखो R स्क्वायर 9 आ गया। आप कहोगे सर फिर भी तो 2 केस ही बन रहे। चलो, आपने ये वाली मेहनत बचा दी, R स्क्वायर 9 करने के लिए इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, पर आपको अभी भी 2 केस तो बनाने पड़ेंगे। मैं कहूँगा नहीं, दिमाग लगाओ। कैसे, क्या निकालना है बेटा? सर A6 निकालना है, तो बेटा A6 निकाल लेते हैं। A6 पे जाने के लिए कितनी जंप और चाहिए आपको? सर 6 - 4 2, यानी कि R स्क्वायर की जंप और चाहिए। R स्क्वायर कितना? ये तो आप 9 निकाल ही चुके हो, 54 में 9 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। खत्म। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 5 जा 45, 3 48, खत्म। लो, एक जगह इतना करना पड़ा, 3 लाइन, खत्म। तो बेटा ट्रिक्स जो है किलर तो होती हैं, क्वेश्चन किल कर देती हैं, राइट, पर इनको सीखने में मेहनत लगती है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, आराम से पॉज करो, रिपीट करो, देखो, पर समझो। आए क्वेश्चन मैं करूंगा ऐसे होशियारी से, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजिंग लगेगा। एक बार ये पकड़ लिया तो आसानी से सब खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये भी एक अच्छा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, फिर बाकी सारे क्वेश्चन पीछे जैसे। चलो, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये सवाल भी लगा लिया। कह रहा है ये तीनों जीपी में है। बेस्ट तरीका है कि बेटा ऑप्शन से जाओ, नहीं तो बहुत मेहनत हो जाएगी। ऑप्शन से अगर एक्स को 0 रख दिया तो ये टर्म कितने हो गए? 2 0 0, मतलब सब 0 ही बन गया। एक्स वाली टर्म तो ये हो गया -1, कॉमा ये 0 हो गया, ये हो गया 1, और ये हो गया 8। -1 1 और 8, क्लियरली इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम तो है नहीं। इन A2/A1 आ रहा है -1, A3/A2 आ रहा है 8, तो ये जीपी नहीं हो सकती, क्योंकि जीपी में तो A2/A1 A3/A2 सब सेम होने चाहिए, सब आर के बराबर होने चाहिए। तो जीपी कहीं से नहीं दिख रही। फिर आपने एक्स को 1 रखते हैं, 2 1 जा 2 - 1 1, 2 1 जा 2 + 1 3, 1 + 8 9, क्या ये जीपी है? हाँ सर। 3/1 3, 9/3 1, ये है जीपी। 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं लगातार। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3। खत्म हो गया आपका। ऑप्शन से बड़ी आसानी से क्वेश्चन किल हो गया, नहीं तो मेहनत करनी पड़ती। अब ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते तो और उसे नहीं आएगा, राइट। एक और करके दिखा देता हूँ। 2 2 जा 4 - 1 3, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 + 8 10, क्लियरली कोई जीपी नहीं है। ये 5/3, ये 10/5, यानी कि 2, खत्म, बेकार है। अब अगर आप कहोगे सर ऑप्शन से नहीं जा पा रहे होते तो क्या करते? फिर कोई बात नहीं बेटा, अपने को क्या पता है कि अगर ये वाली टर्म आपकी A1 है, ये टर्म आपकी A2 है, ये टर्म आपकी A3 है, तो बेटा A2/A1 भी R होता है और A3/A2 भी R होता है। तो देखो दिस इंटू दिस, यानी कि A2 स्क्वायर इक्वल्स टू A1 इंटू A3 आ गया। इसको याद भी रख लेना जीपी के लिए। इसको अपन कैसे याद रखते हैं? किताबें कैसे याद करवाती हैं कि अगर A B C जीपी में है
तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू AC होना चाहिए। इसको रिमेंबर कर लेना, आगे भी काफ़ी काम आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, डेटा सफिशिएंसी में, है ना। तो देख लो वही हुआ, ABC मतलब BA2 है ना, तो A2 का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन। डन हो गई बात। निकालते हैं बेटा, सेकंड टर्म कौन सी थी, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 2x माइनस 1, थर्ड टर्म कितनी है x प्लस 8। जब देखो मेहनत हो गई, इक्वेशन बन गई, यहाँ खत्म हो गया था यार, ज़्यादा ज़्यादा 5 ही तो ट्राई करने पड़ते हैं। करते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स और प्लस का 16x प्लस का 15x। इधर आएगा सब कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 11 है, सॉरी इसको सही कर देते हैं, 13 नहीं 11 बाई मिस्टेक। अब देखो मेहनत हो गई ना यार, अब इससे x क्या क्या आ जाएंगे, एक x आ जाएगा 1। आप मेहनत करना बेटा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक सिखा चुका हूँ पीछे। और एक x क्या आ जाएगा, ये बनेगा कितना, एक नंबर है 9, तो 9/2 हो जाएगा। चेक करो बेटा, यही दोनों आएंगे, है ना। ठीक है, 81/2 माइनस 99/2 प्लस, हाँ ठीक है सही है। तो अब ये दो वैल्यूज आई और ऑप्शन में एक दे रखी है 1, तो 1 एक्सेप्ट हो गई, 9/2 को छोड़ दो फिर, और क्या। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो कि ये हो गई मेहनत, और अभी भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लगाया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, आपको पूरा करना पड़ रहा होगा शायद, और एक हो गया वो शॉर्टकट, तो यही बेटर है बेटा। ठीक है, चलो अब एक और लगाओ बेटा, अब ये वाला तुम करो पीछे वाले स्टाइल से जैसे मैंने सिखाया है, शॉर्टकट से करना है इसको, ठीक है। और नॉर्मल मेथड से भी कर लेना। चलो मेरी बारी, करें, आ जाओ, शॉर्टकट से करते हैं पहले। A2 कितना है सर, A2 आ रहा है 18, और A6 कितना आ रहा है सर, A6 आ रहा है 288। ठीक है सर, कितनी जंप है, 4 जंप है, 4 जंप बोले तो सर R की पावर 4, इसमें तो पार होती है। यहाँ पे कितनी जंप पे डिवाइड करो, दिस अपॉन दिस, कितना जाएगा 18 52 10 108 16, R की पावर 4 16 आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा R क्या है, R2 भी हो सकता है और R-2 भी हो सकता है, हमको नहीं पता क्या है। ठीक बात है, मान तो इस बात को कि अपने को नहीं पता क्या है। अब देखते हैं कि ठीक है पता तो नहीं, पर ये देखते हैं कि फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है इससे। ठीक है सर, कैसे पड़ेगा कैसे नहीं, अब अगर R से मल्टीप्लाई करना हुआ तो पड़ेगा, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना हुआ तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि R स्क्वायर इसका निकाल लो उसका निकाल लो सेम ही है। यानी अपनी इक्वेशन में अगर R स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 हो या -2 हो तो 4 ही हो जाएगा। R की इवन पावर होगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्लस की आएगी। R की ऑड पावर होगी तो फर्क पड़ेगा, कल को R क्यूब करना पड़ गया तो R क्यूब 8 होता है, और R की पावर -2 की पावर 3 करोगे या -2 का क्यूब करोगे तो -8 होता है। अब देखते हैं पूछ क्या आराम से, ये पूछ रहा है हमसे A5 अगर यहां से निकाले तो क्या करना पड़ेगा सर, 3 की जंप आ रही है, 3 की जंप मतलब बेटा R क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सर R क्यूब क्या है, ये तो सर मालूम ही नहीं है, क्योंकि R क्यूब, अब R कौन सा है क्या पता, या तो सर 8 होगा या फिर -8 होगा, प्लस -8 किससे करना है पता ही नहीं चल रहा सर, फंस गए। यानी दो वैल्यूज पॉसिबल है A5 की, डिपेंड करेंगी ये तो R पे, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया। समझ में आई बात। पिछले क्वेश्चन में सर क्यों नहीं हो रहा था, फिर देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था अपने पास, पिछले वाले क्वेश्चन में इसने हमसे A6 पूछा था, A6 पे जाने के लिए हमें R स्क्वायर करना पड़ रहा था, तो R स्क्वायर तो 9 था ही, पता ही था। अब चाहे R +3 होता या -3 होता, उससे फर्क ही नहीं आने वाला था। यही जीमैट में जीपी में सबसे बड़ा ट्रैप है जिसके साथ ये खेलेगा। अभी देखना आएगा डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन भी मैं इसी पे खेलता रहूंगा। R स्क्वायर 9 मतलब R की तो पॉसिबल होती है +3 -3, पर ये तो चेक करो कि R की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू होने के कारण क्या हमारे आंसर में फर्क आ रहा था, नहीं आ रहा था। तुमको R स्क्वायर ही तो मल्टीप्लाई करना था, और R स्क्वायर तो 9 था ना, R +3 -3 कुछ भी होते रहे, पर अब फर्क आया इस क्वेश्चन में। कैसे फर्क आया, आपको A5 निकालना है तो यहां से 3 जंप यानी R क्यूब, अब R क्यूब में फंस गए। अब R की वैल्यू +2 है तो 8 होगा, -2 है तो -8, अब कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। और नॉर्मल मेथड से करोगे तो ऐसा नहीं कि वहां से आंसर आ जाएगा, वहां पे भी फंस जाओगे, दो दो आंसर आएंगे। देखिए अलग अलग आंसर कैसे आएगा, देखो दिखाता हूं मैं आपको।
A2 का मतलब क्या हो गया बेटा, A1 इंटू आर, ये कितना है 18। A6 का मतलब क्या हो गया, A1 आर की पावर 5, कितना है बेटा 288। वही कटेगा सेम तरीके से, A1 से A1 कैंसिल आउट होगा, इधर से आर की पावर 4 मिलेगी। ये कितना वैसे ही कटेगा जो मैंने वहां किया, कितना हुआ 16, आर की पावर 4 16 आ गया, वहां पे भी सेम ही आया था। मेथड बदलने से चीजें नहीं बदलेंगी, हम यही स्टेप्स वहां भी कर रहे हैं, बस थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। वापस आर की वैल्यू कितनी आई सर, आर की वैल्यू या तो 2 है या तो -2 है, ठीक बात है। अब आर अगर 2 मैंने इसमें डाल दिया तो A1 इंटू 2 18, यानी A1 कितना हो गया 9, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट 18। आर -2 डाल दिया तो -9 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म तो A1 इंटू आर है ना, वो तो 18 ही है। दो पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखो निकालो A5, A5 कितना होगा बेटा, A1 आर की पावर 4, यानी कि 2 इंटू सॉरी 9 इंटू 2 की पावर 4। A2 18 है, करेक्ट। R + 2 - 2 सही है, ठीक है। तो A1 इंटू आर की पावर 4, A1 कितना है बेटा अपने पास 9, 2 की पावर 4 यानी कि 16, कितना आ गया 144। अब यहाँ से निकालते हैं बेटा, A1 कितना हो गया, A1 हो गया -9, R कितना हो गया -2 की पावर 4, -2 की पावर 4 कितना हुआ, ये वापस से 16 बन गया। अब कितना आया माइनस का 144, क्या मानोगे तुम 144 की माइनस का 144, फंस गए। यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, किसी मेथड से कर लो, यहाँ से भी ये आंसर था तुम्हारा। आर क्यूब क्या था, +8 भी हो सकता, -8 भी, 18 इंटू 8 करोगे 144 ही आएगा, और +8 -8 वो पता ही नहीं चल रहा था, यानी दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही थी, यानी कि डेटा इनसफिशिएंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो खेलेगा ये इसके साथ ही, हमेशा ना यहाँ इस तरीके की क्वेश्चन ही बनती है। R² = 4, अब पता ही नहीं चलता R + 2 है कि -2। यहाँ क्या बना, R की पावर 4 = 16, पता ही नहीं चल रहा कि R +4 +2 की -2। पर चेक ये करना पड़ता है कि R के प्लस या माइनस होने से आंसर पे फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ रहा। कभी कभी R के प्लस या माइनस होने से आंसर पे फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, तो आंसर भी आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी में डेटा सफिशिएंट हो जाता है। पर कभी कभी कैन नॉट बी डिटरमाइंड या डेटा इनसफिशिएंट हो जाता है, तो आपको ये जरूर चेक करना है कि अगर आपका R ± आ गया या दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R की हो गई, तो ये जरूर चेक कर लेना कि इससे हमारे आंसर पे इम्पैक्ट हो रहा है या दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। इस बार मैंने निकाला एक बार प्लस एक बार माइनस लेके, तो अलग अलग आंसर है, पिछली बार सेम आया था। चलो अब आप इसको ट्राई करो, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलें, हुआ सॉल्व, मान के चल लूँ आपने कर लिया। चलो तो मैं मान रहा हूँ आपने कर लिया, ठीक है। शॉर्टकट से करें इसको, चलो A2 कितना है, A2 है 6, A5 कितना है, A5 है 48। कितने जंप लिए आपने, 3 जंप लिए, यानी कि R³ कितना जंप हुआ 48/6 यानी कि 8। ये आसान है, R³ 8 मतलब R2 है। अब -2 मत बोलना, -2 का क्यूब -8 होता है। R की वैल्यू 2 हो गई, अपने को बढ़ा के 1000 के पार लेके जाना है, तो बढ़ा लेते हैं बेटा। एक और 2 आया होगा 96, एक और 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा 96 के बाद 192, मैनुअली गिन लेते हैं, 1000 तक ही तो जाना है। 192 के ऊपर जाओगे तो कितना हो जाएगा 384, 380 को 4 के डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 768, इसके डबल करते ही पार हो जाएगा, राइट। तो ये फिफ्थ थी, ये हो गई A6, ये हो गई A7, A8, A9, A9 768, 1000 से छोटी। पर जैसे ही A10 पे जाओगे एक और 2 से मल्टीप्लाई होगा और अब तो पार हो ही जाएगा। जीपी चल रही ना, मल्टीप्लाई बाय 2, आर निकाल लिया आपने, 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, अगली टर्म आती रहेगी। तो अगली टर्म आई, एक और अगली टर्म आई। अब ये जो भी है 1000 से तो बड़ा ही है ना, खत्म हो गई बात। तो A10 10th टर्म पे काम खत्म हो जाएगा। करेक्ट, इजी, एप्टीट्यूड से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, बिना लिखे बिना फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। चलो ज्योमेट्रिक सीरीज में सम की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, राइट, बट हमेशा क्रिटिकल केस आर पे ही आएगा। आर की बहुत जीपी के क्वेश्चन में जितने भी ट्रैप मैंने देखें यही हुआ है, इक्वेशन बनाते हो सॉल्व करते हो, आर की दो वैल्यू आ जाती है, प्लस की माइनस की।
अब खेल बस ये है कि उससे फर्क पड़ता है आंसर में कि नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ भी वही होने वाला, देखना आप। ये एक जीपी अपने को इसका सम निकालना है, तो दो फॉर्मूले होते हैं, मैं बता देता हूँ दोनों आपको। ठीक है, हम लिखते हैं ऐसे, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5, तो S5। एक फॉर्मूला है A1 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय R की पावर n, n मतलब जितनी भी टर्म है, दैट इज 5 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। फॉर्मूले के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ Sn इक्वल्स टू A1 R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक, जितनी टर्म्स हो, कितनी टर्म है 5, तो n की जगह 5 डाल देना, यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, निकाले बेटा। A1 कितना है फर्स्ट टर्म, दैट इज 3, R की पावर 5, R कितना है, यहाँ से जा रहे हो कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो R 2 हो गया, तो ये हो गया 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 32 माइनस 1 31 अपॉन 2 माइनस 1 1, कितना आ गया बेटा 93। चेक करें सम एक बार मैनुअली भी। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 12 21, 21 24 25, 25 और 48, 40 60 70 78 83। हमने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ करी है, 6 दिन 9 9 12 21, 21 24 45, अच्छा 45 और 48 है। ठीक है, तो 93 सही है। ठीक है, आप मैनुअली ऐड करो, 93 आ रहा है, हम भी 93 पे पहुंच गए, करेक्ट। एक और तरीके से निकालते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप और याद रख सकते हो, क्या है सर, ये है A1। ठीक है, इसको जनरली मैं जिस तरीके से लिखते हैं ना, उस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसको हम बोलते हैं RL माइनस A अपॉन R माइनस 1। ठीक है, RL माइनस A अपॉन R माइनस 1। यहाँ पर भी जो ये A है वो फर्स्ट टर्म ही है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म ही है। अब आप कहोगे कि सर ये L क्या है, L है बेटा लास्ट टर्म। ठीक है, तो निकालें एक बार, देखो देखें वापस से 93 कैसा आएगा। देखो हमें निकालना है 5, इसमें ना बड़ी बड़ी पावर नहीं कर सकते, करनी पड़ती, जैसे आपको 2 की पावर 5 करना पड़ा। इस फॉर्मूले में ये बच जाता है, पर ये लगेगा कब, जब आपके पास L यानी कि लास्ट टर्म दे रखी हो। तो S5 R कितना है, R तो अभी भी सेम बेटा 2, L मतलब लास्ट टर्म, वो कितनी है 48, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 3 अपॉन R माइनस 1, R कितना था 2 माइनस 1, कितना हो गया बेटा 96, माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 1, यानी कि 93। तो दोनों फॉर्मूले वैलिड है, आप देख भी सकते हो, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। मैनुअली भी आपने ऐड करा इनको सबको, कितना आया 93 आया। ठीक है, तो ये वाला मैं यूज करूंगा जब मेरे को लास्ट टर्म दे नहीं रखी होगी। अब A1 A2 डॉट 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 छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, मान लेते हैं इसी के आगे डॉट 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 छोड़ के कहता कि 100 टर्म्स का निकाल, मैं फंस जाता। अब मुझे पता ही नहीं 100 टर्म क्या, मैं पहले वो निकालूं फिर करूं, फिर मैं ये निकाल देता। पर क्योंकि उसने क्या बोला, लास्ट टर्म दे दी, तो फिर मैं ये निकाल लूंगा। 2 की पावर 5 नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ कैलकुलेशन सिंपल आई थोड़ी। ठीक, समझ में आ गया तो एक बार फॉर्मूला लगाओ आप। अब जैसे ये है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चल रही कितनी है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चल रही, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। ये n इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इसमें, जितनी टर्म्स है उतनी तो पावर चढ़ानी पड़ेगी, तो फंस जाते हैं। पर जो दूसरा फॉर्मूला है आपका, कौन सा वाला, ये वाला R L माइनस ए अपॉन R माइनस ए, ये वाला बढ़िया हो जाता है। अब इसमें आपको चाहिए ही नहीं, इसमें आपको चाहिए ही नहीं, क्या नहीं चाहिए इसमें आपको, इसमें आपको n की वैल्यू ही नहीं चाहिए, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। R कितना है, ये तो निकल रहा है सर, यहाँ से यहाँ जाने में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2, तो R की वैल्यू हो गई 2। लास्ट टर्म कितनी है, ये रही सर 96, माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है सर, ये रही 3 अपॉन R माइनस 1, R कितना है 2 माइनस 1, लो आंसर आ गया। यहाँ मेहनत लग जाती है, तो इसलिए दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, कब कौन सा काम आएगा पता नहीं चलेगा आपको। मैं लिख भी देता हूँ, ये वाला कब काम का होता है, ये वाला काम का आता है व्हेन यू नो नंबर ऑफ टर्म्स एंड लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। ठीक है, और वहीं पे ये वाला काम आज कब काम आ जाएगा, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन बट नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट नोन।
ठीक है, तो उसके हिसाब से लगाएंगे अपन। अब क्या हो रहा है भैया इस केस में, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता पर लास्ट टर्म पता, तो मैं यही लगाऊंगा, इससे खत्म हो जाएगा। ये कितना हो गया 192 माइनस 3/2 माइनस 1 कितना हो गया 1, कितना हो गया 189। डन है बात, सिंपल, क्लियर, निपटा देंगे, ऑप्शन मार दो टिक बी। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी सम, जब आपकी जो एपी है वो इंक्रीज कर रही होती है। आप देख रहे हो 3, 6, 12, 96 बढ़ रही है, पीछे भी अगर मैं एपी देखूंगा तो ये बढ़ रही थी। अब अगर आपकी एपी जो है डिक्रीज कर रही होती है, सम ऑफ डिक्रीजिंग एपी, जैसे कि ऐसे 842, आप कहोगे सर ये जीपी है कहाँ, ठीक है, ये भी जीपी है बेटा। देखो 4/8 करोगे कितना आएगा, हाफ आएगा ना, तो इसमें हाफ है आपका आर, देख लो। 2/4 करोगे कितना आ रहा है, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको। 1/2 कितना होता है, हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है आपको। आर निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, 4/8 कर लो हाफ आ रहा है ना, यही आर है। 2/4 कर लो हाफ आ रहा है ना, यही आर है, खत्म। अब ये अगर आप देखोगे तो टर्म्स गिरती जा रही है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालें, क्या फॉर्मूले बदल जाएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं बदलेगा बेटा, एक ही बात है। देखो एक्चुअली में आप अगर फॉर्मूला चेंज भी नहीं करते ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बस बुक्स कर दिए इसलिए आप डरो ना, इसलिए बता रहा हूँ। देखो बुक्स में इसका फॉर्मूला अलग सा दे देते हैं, क्या दे देते हैं आपको फॉर्मूला इसका, कह देते हैं ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। और मैंने पीछे वाले में क्या सिखाया था इंक्रीजिंग एपी में, एस एन इक्वल्स टू ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आप ये वाला भी लगवा दोगे ना तो फर्क नहीं पड़ने वाला, बस क्या होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट के लास्ट में प्लस, आंसर सेम ही आएगा। लगा के दिखाऊं, देख लो। A1 फर्स्ट टर्म कितनी हो गई बेटा, फर्स्ट टर्म हो गई, जब भी मैं ये लिख रहा हूँ ना इस फॉर्मूले में मतलब फर्स्ट टर्म ही है। ये कितना हो गया 8, 1 माइनस आर कितना है बेटा, आर है आपका हाफ, हाफ कितनी टर्म्स थी, एन है ना, कितनी टर्म्स 1 2 3 4 5, 5 टर्म यानी हाफ की पावर 5 अपॉन 1 माइनस आर मतलब हाफ। सॉल्व करो जरा इसको बेटा, कितना आ गया 8, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 हो गया 32, 1 माइनस हाफ कितना हो गया हाफ, कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 31/32 अपॉन 1/2, 8 1 जा 8 4 जा, ये 2 ऊपर चले जाएगा इससे एक और, ये इसको भी काट देगा, 2 बन जाएगा, आपके पास आ गया 31/2। ठीक है 31/2 मैनुअली गिने, 31/2 15.5 हो गया, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15 और ये आधा 15.5, सही है। 15/15.5 या 31/2 कुछ भी बोल लो। अब अगर आप इसकी जगह ऐसे करते तो क्या फर्क आता, देखो कुछ फर्क नहीं आता, ये तो आपने याद करा ही पीछे, देखो जरा क्या हो रहा है। A1 8 ही होता, आर की पावर एन पहले लिखा हुआ इस बार तो ये पहले आ जाता, ये बन जाता 1/2 की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन आर माइनस 1 यानी कि हाफ माइनस 1। क्या फर्क पड़ रहा था बताओ, यहाँ पे आपके पास आ रहा था 1/32 माइनस 1, यहाँ आ रहा था 1 माइनस 1/32, यहाँ आ रहा है आपके पास हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो गया, यहाँ आपके प्लस हाफ आ रहा था। पर यहाँ भी तो अब आपके पास ये माइनस क्रिएट हो जाएगा एक, अब ये करोगे तो 32 माइनस 31/2 बनेगा, ये 8 इंटू माइनस का 31/2 आ जाएगा, और ये आपका -1/2 है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, घूम गा के आप वहीं पे पहुंच जाओगे एकदम जहां से स्टार्ट किए थे, सेम चीज पे पहुंच गए 8 इंटू 31/32 और हाफ, और घूम घाम के आंसर भी आप चेक करोगे वही आ जाएगा आपका 31/2। तो इट इवन डज नॉट मैटर अगर आप ये वाला लगा दो तो या ये वाला लगा दो तो, वो बस आपको किताब अलग अलग सिखा देती है, ये इसलिए सिखा देती है कि भाई पॉजिटिव ही रहे सारी चीज़ें, गलती से बच्चा माइनस की गलती ना कर दे, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है डिक्रीजिंग जीपी होगी तो आर की पावर एन छोटा होगा तो 1 माइनस आर की पावर एन लिख देते हैं तो नीचे भी पलट जाता है, और अगर इंक्रीजिंग है तो उल्टा कर देते हैं आर की पावर एन -1। और वो वाला फॉर्मूला भी एकदम आपका वैसे का वैसा ही चलेगा जो मैंने आपको सिखाया था। कौन सा वाला सिखाया था, एक आपको सिखाया था हमने भाई एस एन इक्वल्स टू, क्या सिखाया था हमने, आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। आपका माने तो इसको उल्टा कर दो, ए माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर, फिर सेम ही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बुक्स क्या करती हैं कि जब आपकी डिक्रीजिंग जीपी होती है इसको पलट देती है, ठीक है। ये आर एल माइनस एल को घूम गया, ये माइनस आर एल, तो आर माइनस 1 भी तो घूम गया, माइनस माइनस 1 कट जाएगा। करके दिखा दूं, यहाँ से देखो आप, अगर आप इसको करने जाओगे ए कितना हो गया 8 माइनस आर तो हाफ ही था, लास्ट टर्म कितनी थी बेटा, ये भी हाफ है, अपॉन 1 माइनस हाफ कितना हो गया 8 - 1/4 यानी कि 4, चलो लिख देता हूँ आपके लिए पूरा,
ये हो गया हाफ, वहीं पहुंच गया 4 8 32 31/4/1/2 कितना हो गया, यहाँ से कट जाएगा 31/2 आ गया। अब अगर आप यहाँ से करोगे तो भी सेम चीज आएगी, बस उल्टा हो के आ जाएगी, आपके दोनों तरफ माइनस आएगा। RL पहले करोगे तो अब हाफ इंटू हाफ पहले आ जाएगा, माइनस के 8 बाद में हाफ -1, घूम घाम के बाद वही 1/4 -8 अपॉन माइनस का हाफ, अब ऊपर माइनस का आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अपन ने टेंशन लेनी वेनी ज़्यादा खास है नहीं, अपन सिंपल रखेंगे। आप तो कोई भी दो फॉर्मूला याद रख लो, माइनस आएगा तो घबराना मत, ठीक है, क्लियर है। तो कोई जना आपको आके बोलता है कि भाई इस एस एन का फॉर्मूला ऐसा होता है, ए आर की पावर n -1 अपॉन r -1, और कोई दूसरा जना आके आपको ऐसा बोलता है a1 -r की पावर n अपॉन 1 -r, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसलिए 4 4 बार लिख के मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वरना बच्चा खुद कंफ्यूज होता है कि सर याद कौन सा करूँ, ये वाला कि ये वाला, तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पर कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों सेम ही आंसर देंगे, तो घबरा करो, ठीक है। चलो आप कोई भी लगा लो जो तुमको अच्छा लगता है और इसको सॉल्व कर लो। बताओ नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है? नहीं मालूम है सर। लास्ट टर्म मालूम है? मालूम है सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला, यानी कि आर एल माइनस ए अपॉन आर -1। और अगर कोई ए माइनस आर एल अपॉन 1 - आर लगाना चाहता है तो आई रियली डोंट केयर, किसी को ये वाला लगाना है वो ये वाला लगा ले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मेरे को बता दो किससे करें। चलो ये वाले से तो पहले कर चुके हैं बार बार, तो ये वाले से करके दिखा दूं, आना सेम ही वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 27, माइनस आर तो दिया नहीं है सर, बेटा निकालो, A2 - A1 करोगे कितना आएगा, 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/3। लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म भी 1/3 अपॉन 1 - 1/3 कितना हो गया 27 - 1/9 अपॉन 3 1 जा 3 -1 2, तो 2/3। बेसिक कैलकुलेशन नंबर सिस्टम में आई होप आपने फ्रैक्शन में सीख रखी है अच्छे से। कितना हो गया 27 × 9, 9 7 जा 63, 18 243, 243 -1 242, 242/9 और 2/3, ये 3 और 3 ये कट जाएगा, ये हो गया 3 3 जा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी काट देते हैं, ये हो गया 121। तो 121/3 कहाँ गया ऑप्शन 121/3 भाई, किधर गया? ऑप्शन नंबर डी। जिसने इधर से किया होगा उसका दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस का आया होगा, और अल्टीमेटली माइनस से माइनस कट के उसका भी 121/3 आ गया होगा। डन। चलो अब हम सीखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। सर इनफाइनाइट जीपी का सम तो इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिट इनफाइनाइट टर्म्स है, ऐड ही करते जाओगे तो खत्म थोड़ी होगा। नहीं बेटा खत्म हो जाएगा। क्यों? देख रहे हो एक टर्म के बाद ना आपकी जो टर्म्स है नेग्लिजिबल हो जाएंगी, नेग्लिजिबल हो जाएंगी, मतलब इतनी छोटी हो जाएंगी कि उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मतलब करते कराते अब देखो 1/2 तक तो 5 ही पहुंच गए, फिर 1/4 1/8 1/16 करते 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 तक एक दिन ऐसे 1/1024 इसकी क्या वैल्यू है 0.001, करते करते तक 1/10 की पावर 5 400 10 की पावर 7 कि जीरो हो जाएगा ना वो नेक्स्ट टू, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, है ना। अब जैसे मैंने बोला कि आप 8 किलो चावल लेके जा रहे हो मेरे यहाँ से, मैंने कहा रुको रुको एक चावल का दाना और डाल दिया, तो क्या 8 किलो से बढ़ोगे? नहीं, 8 किलो पे रह जाओगे। फिर अगले दिन आए आपने कहा एक एक दाना करके तो बन जाएगा, मैंने कहा नहीं, अब अगली बार मैं एक दाना भी नहीं डालूंगा, एक दाने का भी इतना सा टुकड़ा डाल दूंगा। समझ रहे हो बात? तो जब आपका जीपी जो डिक्रीजिंग जीपी होती है, राइट, तब इनफाइनाइट सम डिफाइन हो जाता है। जब आपका डिक्रीजिंग जीपी मतलब आपका आर 1 से छोटा हो जाए, कितना हो गया 4/8 हाफ। देख रहे हो, अगर आपका आर 0 से 1 के बीच में आ जाए तो आपकी इनफाइनाइट जीपी का भी सम डिफाइन हो जाता है। आप ऐड करते रहना, घर पे देखना उस सम से ऊपर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वो ऐसा होने लग जाएगा 15.9 15.99 15.999 15.9999999 और लास्ट में 16 तक वो कभी पहुंचेगा नहीं। आप लिखते रहो 15.9999999 चलता रहेगा। तो अपने को इतनी टेंशन लेनी नहीं है, अपन तो फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, एस इन्फिनिटी का क्या है, A/1 - r, याद रखेंगे खत्म। हाँ कहाँ से रहा है बेटा, यहीं से ही आ रहा है। वैसे तो आपने ये वाला फॉर्मूला सीखा था कि नहीं सीखा था?
ये एस एन का फॉर्मूला था भाई, था कि नहीं था? अब सोचो अगर आर जो है वो ऐसा कुछ हो जाए हाफ, यानी कि 0 से 1 के बीच में, ए तो बेटा आज भी यही है 8, और ये 1 माइनस आर हाफ की पावर अगर मैंने इन्फिनिटी कर दी बेटा, तो क्या इसका कोई मतलब रह जाएगा? 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर कैलकुलेटर में 10 भी निकाल लो तो 0.0001 के आसपास आ जाएगा। 2 की पावर 100 निकालोगे ना नीचे, 1 को 2 की पावर 100 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा रे उसमें? ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाती है। अब मल्टीप्लाई करो a अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला आ जाता है। तो यहीं से आ रहा है। तो अगर आपने एक भी फॉर्मूला याद रख लिया, a 1 माइनस आर बाय आप आर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। a कितना हो गया 8, 1 माइनस आर कितना हो गया, कितना यार हाफ, खत्म। ये तो खैर समझ आने वाली बात हो गई कि खत्म है, आंसर तो आई गया 8 अपॉन 1 माइनस हाफ, कितना हो गया 8 अपॉन 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, ये 2 ऊपर गया 16, 16 तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगे। 8 4 12 2 14 1 15, 15.5 15.75 करते रहो ऐसे, 15.99999999 तक बना दोगे, पर 16 बन ही नहीं पाएगा आपसे कभी, वो तो इन्फानाइट पे जाके आएगा, और इन्फानाइट जैसी चीज होती नहीं है, तो आप लगे रहो इन्फानाइट टाइम्स तक, 16 पहुंच गया। तो अपना लोड नहीं लेना है, अपन सिंपल एक फॉर्मूला याद रखेंगे, कौन सा? एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर, और याद रखेंगे ये डिफाइन कब है? ओनली डिफाइंड व्हेन आर लाइज बिटवीन 0 to 1, वरना ये डिफाइंड नहीं अनडिफाइंड हो जाता है, इसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप भी ट्राई कर लो। अब डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस पे ट्राई करते हैं जीपी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलो भाई गेम स्टार्ट। अब यहाँ पे जितना भी गेम होगा ना डेटा सफिशिएंसी में, वो वही वाली कहानी पे होगा जो मैंने आपको बताया था, आर इक्वल्स टू प्लस माइनस टू, सारे ट्रैप्स वहीं पे बनेंगे कि आर की दो दो वैल्यू आएंगी। आपको ये देख करना होगा कि उन दो वैल्यू के आने से कोई फर्क पड़ भी रहा है हमको कि नहीं पड़ रहा। चेक करते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया। क्या निकालना है अपने को? S7 निकालना है। S7 का फॉर्मूला क्या होता है? S7 का फॉर्मूला सर ये तो हमको आता है, क्या होता है सर? ए आर की पावर 7 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, या तो ये बोल लो, या आर एल, लास्ट टर्म क्या हो गई बेटा? A7 हो गई। अभी मैं A7 लिख रहा हूँ ताकि मेरे को क्लियरिटी रहे। आर एल माइनस A1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं सर, अगर या तो इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें पूरी हो जाएं या इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें पूरी हो रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, चेक करते हैं हो पा रहा है कि नहीं। यहाँ से सर A4 आ रहा है। A4 मतलब सर क्या होता है? A1 आर की पावर 3 इक्वल्स टू 12। सर इससे तो नहीं निकल पा रहा, A1 और आर पूरा पूरा तो नहीं आ रहा, फंस गए सर। मैंने कहा ठीक है, फिर फंस गया तो फंस गया, आगे बढ़ो दूसरी इक्वेशन से देखो। ये तो अकेले फेल हो गई। A2 इक्वल्स टू 24 की बात करिए आपने, कहा सर A1 इंटू आर 24 आ रहा है, इससे भी ना A1 आ रहा है ना आर आ रहा है, तो अकेले तो ये भी फेल हो गई। तो स्टेटमेंट 1 भी अकेले काम नहीं कर पाई, स्टेटमेंट 2 भी अकेले काम नहीं कर पाई। बात आती है कि सर स्टेटमेंट 1 और 2 को क्लब करो जरा। मैंने कहा ये दो इक्वेशन है, चलो चेक करते हैं। डिवाइड करूंगा अगर मैं तो दिस अपॉन दिस A1 A1 कटेगा, ये कटेगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ जाएगी। सर आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ मतलब आर की दो वैल्यूज आ रही हैं सर, आर की दो वैल्यूज आ रही हैं सर, एक तो +1/2 वाली और एक माइनस वाली। सर पता नहीं चल पा रहा अभी भी आर क्या है, सर पता नहीं चल पा रहा अभी भी आर क्या है। अब तुमको अगर आर पता ही नहीं चल पा रहा है अभी भी, आर अभी भी क्वेश्चन में है भाई, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। सही बात है, पर प्लस का 1/√2 है या माइनस का 1/√2 है, कंफ्यूजन। और क्या इससे फर्क पड़ता है आर के अलग अलग होने से? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है? आर की पावर 7 दे रखी है। अब 1/√2 की पावर 7 करूंगा अलग आएगा, -1/√2 की पावर 7 करूंगा बिल्कुल अलग आएगा। अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो भी फर्क पड़ता, क्योंकि नीचे तो सिंगल पावर ही है, कौन सी लगाओगे भाई? प्लस वाली पावर लगाओगे कि माइनस वाली पावर लगाओगे? फंस गए। तो यानी कि ये तो मिलाकर भी डेटा इनसफिशिएंट हो गया, फंस गए। आंसर आ गया ई, क्योंकि आर की वैल्यू दो आ रही है, इनका यूज करके दो वैल्यू आ रही है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, और पॉजिटिव से आंसर लगाएगा नेगेटिव से लगाएगा, मैं नहीं बता पा रहा अभी भी कौन सा वाला है, तो आंसर हो गया ई। तो सर फिर तो इसमें हमेशा ही रहेगा ऐसे? नहीं,
कभी कभी पूरा पूरा आर पता चल जाएगा तुमको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और कभी कभी आर की वैल्यू अलग अलग होने से फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन है, पीछे तुमने किया, अब इस क्वेश्चन में भी सारी कहानी कर करके क्लियरली सेम ही है एकदम, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, बीच में एक लाइन ऐड करी है, ये अकेले इनसफिशिएंट ही था, ये अकेले इनसफिशिएंट ही था, आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ आ गई थी, बहुत बढ़िया। पर इस बार आर की वैल्यू 1/√2 होगी या -1/√2 होगी, वो हम पता लगा लेंगे। कैसे? उसने बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, इट इज एन इंक्रीजिंग एपी सच दैट कोई भी टर्म अपनी पिछली टर्म से, n+1 की पिछली टर्म n वाली होगी, से बड़ी ही होती है। अगर एक अगली टर्म अपनी पिछली टर्म से बड़ी है तो आपके पास एक ही तरीका है कि r को पॉजिटिव रखो, और कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि अगर r नेगेटिव हो गया तो अगली टर्म छोटी हो जाएगी। देखो आप मान लेते हैं आपकी एपी चल रही है, जीपी चल रही है, सॉरी 2 4, ठीक है, 8 16, अभी r क्या है 2, r पॉजिटिव है तो इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो r को नेगेटिव लेते हैं, मान लेते हैं मैंने r को माना, यहाँ 2 था पॉजिटिव है ना, तो बढ़ता जा रहा है। मान लेते हैं अपन ने -2 माना, तो 2 इंटू -2 देखो -4, -4 इंटू -2 8, 8 इंटू -2 -16, ये क्या हो रहा है, पहले टर्म घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो ऊट पटांग हो जाती है। फिर तो इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। पर वो क्या बोल रहा है कि ये तो इंक्रीज ही करेगी, कोई भी वैल्यू रख लो आप एन की, अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। अगर अगली टर्म पिछली टर्म से हमेशा बड़ी है तो आर हमेशा पॉजिटिव वाला ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो इसको, यानी कुछ भी कर लो, आर है पॉजिटिव। अब अगर आर पता चल गया फिक्स, तो फिर मैं आर को इसमें डाल के A1 भी निकाल लूंगा फिक्स। अब E1 और आर फिक्स होगा तो फिर तो एस निकल ही आएगा, कोई भी पूछ लो, S8 क्या कोई भी निकाल लेंगे। तो अब आंसर हो गया सी, क्योंकि इस क्वेश्चन ने एकदम क्लियरली बता दिया कि भैया आर की वैल्यू अगर 2 आ गई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तुम पॉजिटिव वाली ले लेना। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी जो सीरीज है वो बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, चलो जी इसको ट्राई करो। If A1, A2, A3 represents terms of a GP, then find the value of A8। सर चक्कर तो वही आर वाला लग रहा है, पर देखते हैं कि इस बार हमारे आर के चक्कर से आंसर में फर्क आने वाला है कि नहीं। ठीक है, चलो जी आ जाओ, इधर देखते हैं। A4 का मतलब क्या हो गया, A1 R की पावर 3, ये कितना है 12। A2 24 मतलब A1 R इक्वल्स टू 24, वापस वही बात, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ। सही बात है, निकालना क्या अपने को, अपने को निकालना है A1 R की पावर 7। ठीक है, अब A1 R की पावर 7 निकालना है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि A4 से A8 पे जाने पे कितनी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो अपने शॉर्टकट वाले से करोगे तो ज़्यादा आसानी से होगा। A4 से अगर आपको A8 पे जाना है तो कितनी जंप लेनी है, 4 की जंप, यानी R की पावर 4 की जंप लेनी है। A4 कितना है भाई 12, आपको कहाँ जाना है A8 पे, कितनी जंप लेनी है R की पावर 4 की, आर स्क्वायर कितना है हाफ, अपने को क्या मल्टीप्लाई करना है R की पावर 4। तो क्या अपने के लाइफ में फ़र्क पड़ता है, अपनी लाइफ में फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कहोगे सर आर की तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, निकाल लो, आर की वैल्यू के हिसाब से ए भी अपनी वैल्यू बदल लेगा और ए और आर का प्रोडक्ट वापस सेम हो जाएगा। तो जब आपसे nth टर्म की बात करते होती है तो ऐसे भी काम बन जाता है। एसएन में तो गड़बड़ है ही है, अगर सम की बात कर ली ना, क्योंकि सम में एक नीचे r-1 लिखा होता है, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ ए और आर की बात ही नहीं हो रही। जब यहाँ पे आता है ना प्रोडक्ट ऑफ ए और आर की बात होती है, तो एसएन में अगर आर पता नहीं चल पाया पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो डेटा हमेशा इनसफिशिएंट है। पर ये जो ए एन वाली टर्म्स होती हैं, वहाँ आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में भी देखा था। कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में देखा था, ये देखो सबसे पहला वाला जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन था, कहेंगे भाई ये देखो, इस क्वेश्चन में आर अलग अलग आया था पर ए ने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिया था, और जब तुम फिर A6 निकालने गए थे तो दोनों बार सेम आ गया था, क्योंकि भाई इसमें आर के हिसाब से ए भी बाजी पलट लिया था। पर एसएन में तो गेम खराब ही हो गया। एसएन में अगर आर नहीं पता चला पॉजिटिव या नेगेटिव, गेम ओवर, गेम ओवर। इसलिए जब आप देखोगे यहाँ पे सम वाले डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए, ठीक है, कौन से वाले, सम वाले डेटा सफिशिएंसी, मैंने सीधा ही बोल दिया आर नहीं पता चला गेम खत्म। इसमें आर पता चल गया, मैंने कहा गेम बन जाएगा सम वालों में, किसमें, सम वालों। पर अगर एन वालों की बात हो जाए तो लाइफ में स्ट्रेस है, फिर चेक करना पड़ेगा। तो उसमें शॉर्टकट से आसानी से हो जाता है। आपने देखो
A4 से 8 पे जाने के लिए आपको r की पावर 4 मल्टीप्लाई करना है, और मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, तो R4 तो मुझे पता ही है 1/4 होगा। कुछ भी कर लो तुम, प्लस का ले लो माइनस का ले लो, तो ये तो आ ही जाएगा 12 इंटू 1/4 यानी कि 1/3। ये तो डेटा सफिशिएंट हो गया, यानी सी हो गई कहानी। दोनों दे दोगे बना दूंगा मैं। तो आर की दो वैल्यूज थी, पर उनकी दोनों अलग अलग वैल्यूज से अपने को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, आर की पावर 4 की। ऐसे ही अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसमें देखो अब क्या हो रहा है, इसमें आपसे A5 पूछ रहा है। अब देखो वही कहानी करेंगे, मेरे को A2 से A5 पे जाने के लिए आर की पावर 3 चाहिए। कितनी चाहिए, आर की पावर 3। पीछे क्या चाहिए था देख रहे हो, आर की पावर 4। तो आर प्लस का है माइनस है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर की पावर 4 तो पॉजिटिव बन जाएगी। पर इसमें देखो यहाँ से आ जाना, आर की पावर 3 चाहिए। अब आर पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क पड़ता है, अगर अब पता नहीं चला आर तो डेटा इनसफिशियंट हो जाएगा। अब अगर देखो क्या हो गया, A2 1 है, A8 कितना है 64, कितना आर की पावर 6, आर की पावर 6 आ रहा है बेटा 64, यानी आर जो है +-2 कुछ भी हो सकता है, नहीं पता चल पा रहा। और +2 से A2 कितना है 1, आपने को क्या जाना है A5, अगर +2 का क्यूब करना पड़ा तो 8, और -2 का क्यूब करना पड़ा तो -8। फंस गया मैं भैया, A5 मैं तो नहीं पता लगा पा रहा है, तो +-8 में से कुछ भी हो सकता है, डेटा इनसफिशिएंट। प्लस का 8 है कि -8 का, फंस गया। यानी कि अगर ये वाली कहानी आ गई nth टर्म वाली, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आर की अलग अलग वैल्यू से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। इसमें आर क्यूब हो रहा था, इसमें आर की पावर 4 हो रहा था, तो फर्क पड़ रहा है। इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ सफिशियंट यहाँ इनसफिशियंट। पर अगर एन की बात आ गई तो हमेशा ही इनसफिशियंट है, अगर आर पता नहीं चल पाया। अगर आर पता लगवा दे ऐसी कुछ कहानी करके तो ही सफिशियंट होगा, अदरवाइज अगर ऐसे में आर तुमको पता चला ही नहीं, तो एसन में तो कोई भी तरीका है ही नहीं कि सफिशियंट हो जाए, क्योंकि वो नीचे जो r-1 पड़ा होता है ना, ये प्रॉब्लम कर देता है। ए ही नहीं है इसके पास इसको सेटल करने के लिए। अब मेरे ख्याल से कहानी क्लियर हो गई होगी। मैं समराइज कर देता हूँ ये वाला ट्रैप, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें हमेशा, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसको समराइज कर देता हूँ एक बार। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये सेम आ गया क्या, अच्छा नहीं, इसमें A6 पूछ रहा है, तो इसको आप ट्राई कर लो एक बार बेटा वापस। A2 से A6 पे जाना है, कितना चाहिए, आर की पावर 4। फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता इस बार, तो बन जाएगा काम अपना। इस बार आंसर क्या आएगा निकाल लो, चलो ट्राई कर लो एक बार खुद से। क्लियर हो गई होगी बात। वापस से क्या हुआ, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64, यानी आर कितना हो गया +-2। पर अपने को फर्क ही नहीं पड़ता +2 या -2, अपने को तो आर की पावर 4 चाहिए। आर की पावर 4 बोले तो 16 है शॉर्ट। तो ये एक ट्रैप से जीमैट बहुत खेलता है जीपी में, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत कोशिश करी है कि इससे मल्टीपल क्वेश्चन सिमिलरली लाऊं ताकि तुम्हें दिखना शुरू हो जाए, पर रिपीट करना पड़े तो इसको रिपीट करना। लास्ट लेक्चर है वैसे ही, देन आफ्टर दिस फाउंडेशन विल बी ओवर फ्रॉम माय क्लासेस, राइट। तो मैं मोटा मोटा अगर मैं आपको मेजर बताऊं, समराइज करूं, आर कभी ऐसी इक्वेशन में पहुंच गया, अब आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और लेट अस से आर की पावर 4 इक्वल टू 16, ऐसी इक्वेशंस पे अगर आप पहुंच गए हो, तो इस केस में Sn is always undefined या हैज टू ऑप्शंस, ठीक है। इट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है, इट हैज टू पॉसिबल वैल्यूज, ठीक। इफ क्वेश्चन एडिशनली गिव्स r is equals to positive और r equals to negative, then data becomes sufficient, ठीक है। फिर तो डेटा सफिशिएंट ही है। क्यों सफिशिएंट है, फिर तो आपको पता चल गया आर कौन सा वाला है, प्लस की माइनस, उसके हिसाब से आप ए भी निकाल ही लोगे। पर अगर आपको ऐसी कहानी दे दे आर स्क्वायर इक्वल टू 16 और आर 4 इक्वल टू 16, और आपसे कोई nth टर्म पूछे, तो अब ये n पे डिपेंड करता है। n विल डिटरमाइन whether
डेटा इज सफिशिएंट और नॉट। कैसे? देखो मान लेते हैं A2 पता है 4 और जाना आपको A6 पे है, तो R की पार क्या करना है? 4 करना है। अब प्लस का हो या माइनस का हो हमें क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर डेटा जो है सफिशिएंट है। पर मान लेते हैं A2 जो है 4 और इस बार आपसे निकालने को बोल रहा है A5। अब फंस गए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको R³ करना है। अब R प्लस का है या माइनस का है तो फर्क पड़ता है, यानी डेटा इनसफिशिएंट। ये है बस R प्लस माइनस का खेल। इतना समझ गए तो आप ट्रैप में नहीं फंसने वाले। गेम ओवर। एसएन में तो चक्कर खराब ही है। एसएन में तो 100% पता लगा के दो R पॉजिटिव या नेगेटिव में तो ही काम होगा। पर अगर एन में तो एन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको अगली टर्म पे जाने के लिए R की बार इवन करना है, सफिशिएंट है। R की बार इवन करोगे चाहे प्लस लो या माइनस लो, पॉजिटिव बनेगा। पर अगर ऑड करनी है जंप R³ तो R प्लस है या माइनस से फर्क पड़ता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा जीमैट फाउंडेशन सीरीज होती है खत्म। आई होप आपने इस सीरीज को एंजॉय किया हो एंड आई होप यू हैव लर्नड ट्रैप्स, हाउ जीमैट क्रिएट्स एंड यू हैव लर्नड फ्यू कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बिल्डर कॉन्सेप्ट्स, और अब आपका मैथ से थोड़ा सा जो डर है वो निकल गया होगा। तो आई होप टू सी यू इन द लाइव क्लासेस वेरी सून, और फिर इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं और सीखते हैं और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ट्रैप्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।